तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि राष्ट्रीय आय का अनुमान हम व्यय विधि से कैसे लगाते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 7 थ्योरेटिकल का लास्ट पार्ट है। आज यहीं पर ही हमारे राष्ट्रीय आय के मापन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी मिलेगी उसमें न्यूमेरिकल्स हम आपको समझाएंगे और 6 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज आप देखेंगे व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। आप जानते हो व्यय करने वाली इकाइयाँ, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अन्य कोई भी इकाई हो, वो हमेशा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर पैसा व्यय करती है। तो जितना पैसा उसके द्वारा व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, उस सारे खर्च को हम व्यय विधि में शामिल करते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय का अनुमान जीडीपी एमपी के बराबर होता है। इसमें विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि चाहे वो गृहस्थ क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसने वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर जितना पैसा व्यय किया है वो सारा व्यय हमारा घरेलू आय कहलाता है। और अगर हम उसमें विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय को प्लस करेंगे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय निकल जाती है। इसलिए जो व्यय विधि होती है इसका एक दूसरा नाम वस्तु विन्यास विधि भी होता है। इसको हम वस्तु विन्यास विधि के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वस्तु विन्यास विधि क्या है, तो आपको ये व्यय विधि के बारे में ही लिखना होगा। अब हमें व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय कौन कौन से घटक शामिल करने चाहिए। नंबर 1 निजी अंतिम उपभोग व्यय है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये फर्मों के द्वारा निवेश किया जाता है। और लास्ट नंबर शुद्ध निर्यात है, निर्यात में से आयात को घटा करके शुद्ध निर्यात का अनुमान लगाया जाता है। अब हम ऊपर के जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको अगर हम प्लस करते हैं तो जीडीपी एमपी निकल जाती है। और जब जीडीपी एमपी निकलती है तो उससे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम मूल्यह्रास और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं। यहीं पर हमारी व्यय विधि से किस तरह से अनुमान लगाएंगे ये हमने आपको बता दिया। अब इसके साथ अगर व्यय विधि के द्वारा आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो बेटा, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब मैं आपको सावधानी के बारे में बताता हूँ। पहला, राष्ट्रीय आय में कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को शामिल नहीं करना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं पर जितना पैसा हम व्यय करते हैं उसको राष्ट्रीय आय में कभी भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह व्यय अंतिम व्यय में पहले से ही शामिल हो चुका है। दूसरा नंबर हस्तांतरण भुगतान है, इस पर भी किया गया व्यय कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे भुगतान किसी भी उत्पादक गतिविधि से संबंधित नहीं होते। हस्तांतरण भुगतान एक तरफा होता है और इनका उत्पादक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। और इस हस्तांतरण भुगतान से ना ही किसी तरह की मूल्य वृद्धि होती है। तीसरा नंबर पुरानी वस्तुओं की खरीद पर जो भी आप व्यय करोगे उसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पुरानी वस्तु का मूल्य जो है पहले ही शामिल हो चुका है, इसलिए इसको दोबारा से शामिल नहीं करना है। और अगर आप दोबारा से शामिल करोगे तो ये दोहरी गणना की समस्या पैदा कर देगा। तीसरा नंबर वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे कि शेयर है, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं आदि की खरीद पर होने वाला जो व्यय है
उसको भी हम कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे सौदे वस्तुओं और सेवाओं के चालू प्रवाह में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं देते। अगला नंबर, स्वलेखा उत्पादन पर खर्च राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये उत्पादक सेवाएं हैं। तो जब स्वलेखा उत्पादन होता है, अपने और अपने परिवार के लिए उत्पादन होता है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। अब हम नए टॉपिक व्यय विधि के कदम पर चलते हैं। अब आपको बताऊंगा कि व्यय विधि के कौन कौन से कदम या चरण हैं। सबसे पहला कदम आपका ये है कि अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करना। ये अंतिम व्यय कौन करता है? अंतिम व्यय करने वाले एक तो गृहस्थ क्षेत्र का होता है, एक सरकार क्षेत्र का होता है, एक फर्म क्षेत्र का होता है और एक शेष विश्व क्षेत्र का होता है। यही लोग जो है वो अंतिम व्यय करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय करते हैं। जैसे कि सभी आर्थिक इकाइयाँ जो कि घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम व्यय करते हैं, उनको हम 4 भागों में बांटे हैं। एक तो परिवार क्षेत्र, जिसको आप गृहस्थ क्षेत्र कहते हो, एक सरकार क्षेत्र, और दूसरा उत्पादक क्षेत्र, जिसको आप फर्म क्षेत्र कहते हो, तीसरा शेष विश्व क्षेत्र या विदेश क्षेत्र कहते हो, इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये हमारा पहला कदम हो गया। दूसरा कदम, अंतिम व्यय का वर्गीकरण करना। अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों का वर्गीकरण करना। एक तो निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होता है, तीसरा सकल घरेलू पूंजी निर्माण है और चौथा शुद्ध निर्यात है। अगर हम इन चारों को प्लस कर देते हैं तो हमारे देश की GDP-MP निकल जाती है। इसके बाद में घरेलू आय की गणना करना। घरेलू आय की गणना में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाकर हम घरेलू आय का अनुमान लगा लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर के जो ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर हम इन चारों पॉइंट्स को जोड़ दें तो GDP-MP निकल जाता है, और GDP-MP में से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो GDP-MP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो NDP-MP बन जाएगा, और अगर NDP-MP में से NIT को माइनस कर देंगे तो NDP-FC बन जाएगा। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि हम घरेलू आय या NDP-FC का अनुमान लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट सबसे आसान होता है कि जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो जो हमारे पास घरेलू आय होती है उसमें विदेशों से मिलने वाले शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो प्राप्त राशि को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP-FC बराबर NDP-FC प्लस NFIA। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि शुद्ध निर्यात होता है और विदेशों से शुद्ध साधन आय होती है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि शुद्ध निर्यात की जगह विदेशों से शुद्ध साधन आय को रख देते हैं, या विदेशों से शुद्ध साधन आय की जगह शुद्ध निर्यात को रख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलती है, आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत हो जाएगा। शुद्ध निर्यात जो होता है ये वस्तुओं और सेवाओं का अंतर होता है, और जो NFI होता है ये हमारा साधन सेवाओं का अंतर होता है। ये साधन आय का अंतर होता है और ये वस्तु और सेवा का अंतर होता है। देखो, दोनों में अपने आप अंतर पता लग गया कि ये वस्तुओं और सेवाओं का अंतर है, इसलिए शुद्ध निर्यात हो गया। ये साधन आय का अंतर होता है, जैसे कि कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, शुद्ध परिचालन अधिशेष और शुद्ध प्रतिधारित आय, ये इसमें NFI में आते हैं। 3 चीज़ें, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, दूसरा शुद्ध प्रतिधारित आय और तीसरा शुद्ध परिचालन अधिशेष या शुद्ध संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय। एक ही बात है, शुद्ध संपत्ति व उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय और या शुद्ध परिचालन अधिशेष एक ही बात होती है। तो दूसरा अंतर इसका यह होता है कि ये एक घरेलू अवधारणा होती है और ये हमारी एक राष्ट्रीय अवधारणा होती है, और ये साधन सेवाएं सम्मिलित होती हैं। देखो, इसमें हम गैर साधन सेवा को सम्मिलित करते हैं, याद रखना। इसमें साधन सेवा शामिल नहीं करेंगे, गैर साधन सेवाएं शामिल करेंगे, और इसमें साधन सेवाएं शामिल करेंगे।
तो यही इसके 3 अंतर हैं। आज आपके 3 टॉपिक मैंने खत्म किया। राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, राष्ट्रीय आय की सावधानियां क्या रही हैं और राष्ट्रीय आय के कदम क्या रहे हैं। इसके बाद में जब कल आप न्यूमेरिकल निकालना सिखाएंगे हम आपको, तो उसके लिए मैंने फार्मूला तैयार किया है, सूत्र बनाए हैं, और उस सूत्र के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। वीडियो में भी आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आसान वीडियो आपको किसी दूसरी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इतने इजी तरीके से मेरे द्वारा समझाया गया है कि आप बिल्कुल आसानी से एक एक पॉइंट समझ सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपको उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आय विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे, बस सबसे आसान तरीका हो, चाहे वो आय विधि हो, चाहे वो व्यय विधि हो, और चाहे वो उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि हो, इन तीनों से सीधे सीधे आप जीडीपीएमपी निकाल लो। सबसे आसान तरीका, आप सोचने की जरूरत नहीं। आपके क्वेश्चन में चाहे वो राष्ट्रीय आय पूछे, चाहे वो घरेलू आय पूछे, चाहे वो जीएनपीएफसी पूछे, चाहे वो जीएनपीएमपी पूछे, चाहे वो जीडीपीएफसी पूछे, किसी भी तरह का कुछ भी पूछे, आप सबसे पहले अपना ध्यान जीडीपीएमपी पर ले जाना। सबसे पहले जीडीपीएमपी को कैलकुलेट करना है। उसके लिए जीडीपीएमपी के लिए क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास या घिसावट व्यय। इन 5 चीज़ों को जोड़ोगे तो आपकी जीडीपीएमपी निकल करके सामने आ जाएगी। और जब जीडीपीएमपी निकल करके सामने आ जाएगी तो जो ये हमारे पास लास्ट का ये फार्मूला है, ये लास्ट का जो फार्मूला है, कल मैं आपको ये कन्वर्ट करना सिखा दूंगा कि जीडीपीएमपी से वो चाहे राष्ट्रीय आय पूछ रहा हो, चाहे जीएनपीएफसी पूछ रहा हो, चाहे जीडीपीएमपी पूछ रहा हो, वो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप बिल्कुल तुरंत समझ जाओगे, तुरंत सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक का नाम नहीं होता, कर्मचारियों के पारिश्रमिक की जगह आप मजदूरी वेतन और मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान को शामिल कर देना। दूसरी जगह परिचालन अधिशेष का नाम नहीं होता। ये मैं पीछे भी कई बार आपको बताया हूँ कि परिचालन अधिशेष की जगह आप संपत्ति से मिलने वाली आय और उद्यम वृत्ति से मिलने वाली आय को जोड़ देना है। और अगर संपत्ति और उद्यम वृत्ति से मिलने वाली आय भी नहीं है तो किराया, जिसको आप लगान कहते हो, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी को जोड़ देना। मैंने लाभ का भी हिस्सा बनाकर पीछे समझाया है कि अगली वीडियो में समझाया, पिछली वीडियो में समझाया है कि लाभ के 3 हिस्से होते हैं, निगम कर, अवितरित लाभ और लाभांश। तो अगर लाभ है तो आप लाभ सीधा जोड़ो, अगर लाभ नहीं है तो आप इसके पार्ट्स को जोड़ो, और अगर पार्ट्स का कोई एक हिस्सा है तो आप एक हिस्सा ही जोड़ दो। अगला नंबर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को माइनस कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी कहते हैं, तो जीएसटी में से अनुदान को माइनस कर दो। जैसे बिक्री कर, उत्पादन शुल्क आदि पार्ट्स लिखे होते हैं तो उनको जोड़ दो और जोड़कर अप्रत्यक्ष कर बन जाएगा, उसमें से अनुदान को माइनस कर दो। घिसावट व्यय के कई नाम होते हैं, स्थायी पूंजी का उपभोग है, मूल्यह्रास है और अचल पूंजी का उपभोग है। इसको हम घिसावट व्यय के नाम से जानते हैं। अब अगली बात, अगले न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं व्यय विधि में। तो अभी मैंने कहा कि तीनों विधियों से जीडीपीएमपी कैलकुलेट करनी है, इससे भी जीडीपीएमपी निकाल लो। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। एक बात आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि अगर सकल घरेलू, ये स्थिर वर्ड है, ये हमारे पास अगर स्थिर शब्द है, ये स्थिर शब्द है, स्थिर ये, तो स्टॉक में परिवर्तन आपको प्लस करना है। अगर ये स्थिर शब्द नहीं है, आपको ऐसे न्यूमेरिकल में मिले सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो आप स्टॉक में परिवर्तन को मत जोड़ना। स्थिर है तो स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना है,
स्थिर नहीं है तो स्टॉक में परिवर्तन छोड़ना है, एक बात। दूसरी बात यह होती है कि कई बार न्यूमेरिकल में लिखा रहता है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, लेकिन हमारे फार्मूले में सकल है, इसलिए शुद्ध में आप मूल्य ह्रास को जोड़ देना, गिसावट को जोड़ देना, तो ये बन जाएगा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्लस मूल्य ह्रास बराबर बन जाएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और लास्ट में शुद्ध निर्यात है। शुद्ध निर्यात आपको कई बार बताए हैं कि निर्यात में से आयात को माइनस कर देना होता है तो आपके पास शुद्ध निर्यात निकल जाता है। अगला नंबर आता है, अब तीसरी विधि है उत्पाद विधि के द्वारा जीडीपीएमपी या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा जीडीपीएमपी। उत्पाद विधि के द्वारा जीडीपीएमपी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि, तृतीयक क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि निकालेंगे कैसे? उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा देंगे। ये देखो मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। मूल्य वृद्धि निकालने का तरीका क्या है? उत्पादन का जो मूल्य दिया जाएगा, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग। आप क्या करना, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देना। ये मध्यवर्ती उपभोग की जगह कच्चा माल भी आ सकता है, कच्चा माल का मूल्य आदि आ सकता है, ये इसमें माइनस कर देना। तो प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि, तृतीय क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि, इन तीनों मूल्य वृद्धियों को जोड़ेंगे तो जीडीपीएमपी बन जाएगा। और अब इन सभी जीडीपीएमपी को हम राष्ट्रीय आय, घरेलू आय आदि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे इसे कन्वर्ट करना होता है। आज के लिए आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया है और अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।